हेलो साथियों, तो आइए शुरू करते हैं आज हिंदी का टेस्ट, लाइव टेस्ट, जिसमें क्वेश्चंस के ऑप्शंस लिखे हुए क्वेश्चंस लिखे हैं। आप लोग 1 बाय 1 टिक करते हैं। 10 सेकंड मिलेंगे क्वेश्चंस के लिए। पिछला वीडियो बहुत अच्छा लगा, आपने रिस्पॉन्स अच्छा दिया, और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आज का टॉपिक जो है वो है रस और अलंकार से। रस सिद्धांत के अनुसार अस्थायी भाव का मूल कार्य क्या है? कार्य क्या होता है? काव्य की भाषा शैली बदलना, रस का निर्धारण या अवधारण बनाए रखना, केवल अलंकार उत्पन्न करना, या पाठवाचक का वर्णन करना। तो रस का सिद्धांत होता है रस का निर्धारण करना कि रस कैसा है, हास्य रस है, करुण रस है, या कैसा रस है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मुख्यतः कितने रसों का उल्लेख मिलता है? तो ऐसे तो टोटल रस हैं 9, और इनके भरत मुनि के अनुसार टोटल रस की संख्या है वह है 8। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करुण रस का मुख्य स्थायी भाव क्या है? क्रोध, विषाद या दुख, भय या हास्य? तो हास्य का, भय जो है भयानक रस का, क्रोध जो है नहीं होता, ये होता है दुख या विषाद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विभाव, अनुभव या व्यभिचारी, ये जो 3 है ना, किस सिद्धांत पर आधारित हैं? रस सृजन सिद्धांत पर, अलंकार सिद्धांत पर, छंद सिद्धांत पर, या भाषा शास्त्र सिद्धांत पे? तो ये सब क्या है, किससे रिलेटेड है? तो ये सब रिलेटेड है रस से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रस सृजन सिद्धांत से ये सब रिलेटेड है, विभाव, अनुभव और व्यभिचारी। ठीक है, होप सो कि लग रहा है वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही लाइव टेस्ट के लिए। और हर एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 5 सेकंड है, क्वेश्चन देखिए तुरंत और आंसर आप दे दीजिए, और आप काउंट करते रहिए कितने आपके टोटल सही हुए। निम्न में से कौन सा भाव सामान्यतः श्रृंगार रस को स्थिर बनाता है? तो श्रृंगार जो रस होता है, करुणा होता है, उसमें प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, क्रोध होता है। तो श्रृंगार जो होता है वो उसमें हमेशा जो दिखाई पड़ता है हमें, वो प्रेम दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो बी इज दी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवरस की परंपरा में किस रस को बाद में शामिल करके 9 रस पूरे किए गए, जो आरंभ में नाट्य शास्त्र में स्पष्ट नहीं था? मतलब कि नाट्य शास्त्र में उसको नहीं दिया गया था, बाद में वो 9वां रस जोड़ा गया था। वो किस रस को? अद्भुत या विस्मय, एक ही है, शांत रस, वात्सल्य या विभत्स रस? किस रस को जोड़ा गया था बाद में? तो सही उत्तर है शांत रस। तो शांत रस को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। रसानुभूति के संदर्भ में हाव भाव किसका कार्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अस्थाई भाव का प्रत्यक्ष रूप, प्रसंग स्थिति को उत्पन्न करना, मात्रिक परिणाम, या पाठ निर्देशक? तो ये जो है हाव भाव जो है कार्य है अस्थाई भाव का। ठीक है ना, अस्थाई भाव का प्रत्यक्ष रूप है कि कैसी स्थिति है उसकी, रस कैसा है वो। क्वेश्चन नंबर 8। किसी काव्यांश में यदि उत्साह, साहस, पराक्रम प्रमुख हैं, ये सब चीज़ उसमें दिखती हैं, तो प्रमुख रस कौन सा, इनमें से कौन सा रस होगा? वीर रस, रौद्र रस, शांत रस, या अद्भुत रस? तो जब भी उत्साह दिखे, वीरता दिखे, पराक्रम दिखे, तो हम लोग क्या होते, वीर है जैसे। तो कौन सा रस हो जाएगा? ऑप्शन ए वीर रस।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, विस्मय या अद्भुत रस का प्रमुख भाव कौन सा माना जाता है? भय, आश्चर्य, प्रेम, राग। तो विस्मय चीज़, अद्भुत चीज़ देखते हैं तो हमें कैसा फील होता है? जैसे लगता है कि हमने कोई नई चीज़ देख ली है। तो जब भी नई चीज़ हम देखते हैं एकदम अचानक से कोई चीज़, तो हमें आश्चर्य होता है। तो आप प्रैक्टिकली भी सोचेंगे तो आंसर आराम से मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे। आधुनिक आलोचना में रस सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना क्या रही है? ऑप्शन ए, भाषा प्रकता पर अत्यधिक निर्भरता, भाव पक्ष में अति विस्तार पर बल, पठनीयता की अनदेखी, यथार्थवाद के विरुद्ध अत्यधिक आदर्शवाद। तो जो हमें आधुनिक जो रस सिद्धांत में सबसे बड़ा आलोचना है वो दिखता है यथार्थवाद के विरुद्ध अत्यधिक आदर्शवाद। ठीक है ना, सब्जेक्ट जो होता है ना, जो हमारा जिस चीज़ के लिए जिस पे डिपेंड होता है ना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताना, उसी पे ये आलोचना होती है। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये सब पूरे यूपी पीसीएस लेवल के टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं। वहाँ से मैंने सेलेक्ट करके रखा है सारे पिछले विगत वर्षों से प्रश्न पत्रों से, तो आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो था इस क्वेश्चन का सही उत्तर था 10वें का। अब 11 पे आते हैं। रस लाभ की प्रक्रिया में अनुभव का सीधा योगदान क्या है? अस्थाई भाव उत्पन्न करना, चरित्र का निर्माण करना, घटनाओं परिस्थितियों का संकेतन करना या छंद निर्माण करना। तो जो रस लाभ की प्रक्रिया में अनुभव का योगदान है वो है घटना या परिस्थिति का संकेतन करना, बताना कि वो किस चीज़ के बारे में, कैसा है, हास्य है, वीर है, तो रस का कैसा रस है। ठीक है ना, उसमें ये चीज़। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, करुण और शोक भाव में क्या प्रमुख अंतर माना जाता है? करुण जो होता है व्यक्तिगत दुख है, शोक सार्वभौमिक है। करुण में क्रोध शामिल होता है, शोक में नहीं होता है। क्रोध होता है बट शोक नहीं होता है। दोनों समान ही अर्थ में उपयोग होते हैं। शोक केवल शोक काव्य का भाव है। तो जो करुण और शोक में प्रमुख अंतर माना जाता है, करुण जो है वो दुख को दिखाता है और शोक जो है वो सार्वभौमिक हो सकता है। ठीक है ना, तो करुणा में होते हैं तो वो दुख को दिखाता है, बट शोक जो होता है वो सार्वभौमिक हो, किसी तरीके का शोक भी हो सकता, मना सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ही अंतर है, तो ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। रूप गोस्वामी ने रस विचार में किस पर विशेष बल दिया? भाषा रचना पर, संस्कृत या भक्ति भाव पर, या मात्रालंकार पर, या छंद विज्ञान पर। तो रूप स्वामी ने जो रस विचार है उसमें सबसे ज़्यादा जो है सांस्कृतिक, जो हमारा जो है कल्चरल है ना, उस पे ज़्यादा बोल दिया, सांस्कृतिक पे। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यदि काव्य में पर्यावरण, आश्चर्य और अनोखे दृश्य अधिक हों तो किस रस का प्रयोग अपेक्षित है? तो अगर यदि काव्य, जो भी काव्य हम लिखा है उसमें अगर पर्यावरण आश्चर्य दिखाता है, अनोखे दिखाता है, दृश्य दिखाता है, जब कोई चीज़ हम अनोखी चीज़ देखते हैं तो उसमें कैसा रस होता है? वात्सल्य रस, अद्भुत रस, विष रस, या काम रस। तो उसमें हमें दिखता है जब भी अनोखी चीज़ दिखें तो कैसा दिखेगा? अद्भुत। तो वो ऑप्शन नंबर बी, अद्भुत रस। ठीक है, बी इज दी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। रस के अध्ययन में व्यभिचारी का स्थान क्या है? व्यभिचारी का कैसा स्थान है? मुख्य या अस्थाई भाव है? संक्षणिक भाव जो रस को विकसित करता है? केवल अलंकार का ही भाग है या उपमा बोधक है?
सही आंसर क्या होगा? तो व्यभिचारी जो होता है वो क्षणिक भाव होता है, मतलब थोड़े समय के लिए, जो कि रस को विकसित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो जब भी हास्य की बात आती है तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? हास्य या हास्य बोधक। बी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है, आराम से आपने टिक कर लिया होगा। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन पे। शांत रस का विकास किस प्रकार के भाव से होता है? शांत रस प्रेम और वैराग्य के समन्वय से, केवल क्रोध से, केवल हास्य से, केवल अद्भुत से। तो जब भी शांत हो तो शांत में कैसा लगता है? किसी के याद में एकदम गुम हो जाना। तो आप जब प्रेम में विलीन हो जाते एकदम शांत दृश्य आपको एकदम मिलता है। तो प्रेम और वैराग्य के समन्वय से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। नाट्य शास्त्र में रस अनुभूति का लक्ष्य दर्शक पर क्या प्रभाव डालता है? नैतिक शिक्षा देता, मतलब जब वो राष्ट्र हम देखते हैं तो उससे हमें नाट्य शास्त्र से जब भी देखते हैं तो क्या अनुभव होता है हमें? नैतिक शिक्षा देना, मनोरंजन के साथ भावानुभूति करना, केवल भाषा रूप दिखाना, या फिर पाठक को भ्रमित करना। तो जब भी नाट्य शास्त्र में दिखाते तो हमारे मनोरंजन के साथ साथ भावानुभूति कराना है, हमें किसी न किसी पाठ के बारे में समझाया जाता है नाटक के द्वारा। ठीक है ना, तो वो हम मनोरंजन का कारण, जैसे आज का सिनेमा है, कुछ ना कुछ मैसेज देते रहते हैं सिनेमा से और हमें मनोरंजन भी कराते रहते हैं। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। किस रस में वात्सल्य या मातृत्व या पितृत्व या माता से रिलेटेड या पिता से रिलेटेड भाव सबसे प्रमुख होता है? वात्सल्य रस में, श्रृंगार रस में, करुणा रस में, शांत रस में। तो वात्सल्य रस में ये होता है, तो ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी कविता नाटक में यदि पाठक को भावनात्मक उन्मोचन प्राप्त हो तो यह किस सिद्धांत के संबंधित अनुभव है? अलंकार सिद्धांत, भाव रस या रस सिद्धांत, मात्रालंकार सिद्धांत या छंद सिद्धांत। तो जब भी ऐसा है भाव के बारे में है तो भाव रस या फिर रस सिद्धांत के बारे में ये बात की गई थी। आई होप सो ये हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए, टॉप 20 क्वेश्चन जो डीपली है क्वेश्चंस। तो आपने कितने सही किए उसके जवाब दे दीजिए। आइए बेसिक से जो फैक्ट्स आप हमेशा पढ़ते रहते बस उसको एक झटके में 10 क्वेश्चंस में हम तुरंत सही करा देते हैं। देखिए पढ़ते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार, रति, हास्य, शोक, उत्साह। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। ठीक है, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। ये सब आप लोग जवाब तुरंत तुरंत दें क्योंकि याद होगा झटाझट। करुण रस का विभाव क्या होता है? वियोग, दुख, मिलन, आनंद, उत्सव, नृत्य या युद्ध विरत। तो जब भी वियोग में होते हैं या दुख में होते हैं तो वो उसका स्थायी भाव होता है करुणा। तो ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन। हास रस का स्थायी भाव कौन सा है? हर्ष, रति, रोदन या तिरस्कार। तो हास्य रस का स्थायी भाव है हर्ष। ठीक है ना, इज दी करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भीरुता तथा भय का संबंध किस रस से है? ठीक है ना, भीरुता या भय का संबंध किस रस से? करुण से है, मतलब करुण रस, भयानक रस, रौद्र रस या अद्भुत रस। तो करुण ये भय रस का है, भयानक से। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। वीर रस कौन सा स्थायी भाव? वीर जो है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, रति, रोष या हर्ष। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। हास्य रस में पात्र कौन होता है? विदूषक, वीर, शत्रु या फिर देवता। जब भी हास्य जो रस है, जो किसी पे हास्य हम करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस पात्र को हम कहते हैं विदूषक। ठीक है ना? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाट्य रस में मूलतः कितने रस बताए गए हैं? तो अभी नाट्य रस में हम लोगों ने सीख रखा था, अभी पढ़ा था कि नाट्य रस में टोटल कितने थे? 8। और 9वां रस कौन सा था? शांत रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, भय, शोक, रति। तो क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अद्भुत रस की उत्पत्ति किससे होती है? विस्मय से, भय से, हर्ष से या फिर प्रेम से। तो अद्भुत जो होता है वो हमेशा विस्मय होता है, विस्मय या वात्सल्य कहते हैं वात्सल्य को भी। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट शांत, ये रस से आखिरी प्रश्न है। शांत रस में प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मम्मट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त या फिर भागम। तो शांत रस में प्रवर्तक माने जाते हैं अभिनव गुप्त। ठीक है ना? तो सी इज दी करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमने पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लिए जो सिर्फ रस से रिलेटेड थे। तो आपने कितने किए रस से करेक्ट आंसर वो आप देख लो, चेक कर लो और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देना। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो टॉपिक है अलंकार। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, अलंकार शास्त्र में उपमा का निर्णायक तत्व कौन सा है? उपमा मतलब क्या होता है? समानता, जैसे, जैसा, केवल शब्द लय, मात्राएं या मात्राओं का विरोध। तो उपमा हम किसी से तुलना करते हैं तो जैसा, समानता करते हैं। ठीक है ना? कंपैरिजन करते हैं। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे आपके। ये दूसरा क्वेश्चन, ये तुम चांद सी हो, यह किस अलंकार का उदाहरण है? हम किसी को कह रहे हैं कि तुम चांद जैसी हो, सी हो, तो चांद से दिख रही, तो हम किसी को क्या दे रहे हैं? उसको, उसकी हम उपमा कर रहे हैं, रूपक है या यमक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो हम उसको बता रहे हैं, उसकी समानता कर, तुम चांद जैसी हो। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर, उपमा अलंकार यहाँ पे। ठीक है? रूपक में हम सीधे सीधे उसको रूप बताए, तुम चांद हो कह देता तो वो रूपक अलंकार हो जाता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, यमक अलंकार का विशेष लक्षण क्या है? वो यमक अलंकार में क्या क्या होता है? तत्सम शब्द, एक ही शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में खेल, मात्राओं का खेल या फिर अलंकार ही नहीं होता उसमें। तो जो तत्सम शब्द होते हैं ना, उसमें एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, उसी को हम कहते हैं यमक अलंकार। तो बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रूपक, मेटाफोर या उपमा, स्माइल, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, में मुख्य अंतर क्या है? रूपक और उपमा अलंकार में अंतर क्या पूछा है? रूपक में जैसा होता है, उपमा में नहीं होता। अभी हमने पढ़ा उपमा में जैसा होता है। ऑप्शन ऐसे गलत। उपमा में तुलना चिन्ह होता है, जैसे, जैसा, से, सा होता है। रूपक में प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति दूसरी मानी जाती है। ठीक है ना? उसको हम बोल देते हैं कि ये वही व्यक्ति है। दोनों समान हो। रूपक केवल कविताओं में ही आता है। तो जब किसी की हम तुलना करते हैं या दूसरे को कह देते हैं तो उपमा,
तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। बी इज दी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाथी धरती पर चलता है, पर्वत भी उठता है, इस पंक्ति में प्रमुख अलंकार क्या है? हाथी धरती पर चलता है और पर्वत भी उठता है, इसमें प्रमुख अलंकार क्या है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। तो इसमें है रूपक अलंकार। पी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। छठवां क्वेश्चन, आंखें झरनों सी बह रही थी, यह अलंकार किस श्रेणी में आता है? रूपक, उपमा, अनुप्रास या उत्प्रेक्षा। अभी बताया हमने ने सा, सी जिसमें भी आता है वो सब कैसे अलंकार होते हैं? उपमा अलंकार। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। सातवां प्रश्न, अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास किस पर आधारित होता है? अर्थ पर, अर्थ विपरीतता, ध्वनि, स्वर, अनुप्रता या मात्राएं या केवल रूप। तो जो अनुप्रास अलंकार है वो ध्वनि पर आधारित होता है। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। आठवां क्वेश्चन, उत्प्रेक्षा अलंकार की विशेषता क्या है? वास्तविकता से परे, अतिशयोक्ति, असंभव कल्पना। बी ऑप्शन ध्वनि प्राप्ति, सी केवल उपमा का रूप और डी भाव अनुभूति। तो जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है वो जो वास्तविकता से परे, ए इज दी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अलंकार में शब्दों का बहुरूपी या बहुअर्थी प्रयोग होता है? अनुप्रास, यमक, रूपक या उपमा। तो एक ही शब्द के कई रूप जो अर्थ होते हैं उसे बहुरूपी एक तरीके से यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है, वो किस में होता है? यमक अलंकार। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। कैसे बहुत फेमस सा है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। ठीक है ना, एक कनक मतलब सोना, एक कनक मतलब धतूरा। ठीक है ना, तो दो अर्थ हो गए कि शब्द के। क्वेश्चन नंबर 10, यह जीवन वन की छाव है, यह सबसे उपयुक्त रूप से किस अलंकार का उदाहरण है? यह जीवन, जो मेरा जीवन है, वन की छाया की तरह है। हम अपने जीवन को किसकी बता रहे हैं? छाया की तरह बता रहे, तो रूप दे रहे हैं। तो जब हम रूप देते हैं तो ऑप्शन रूपक, उपमा, यमक, अनुप्रास अगर दिया हो तो हम अगर रूप दे रहे हैं तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। अलंकार शास्त्र में श्लेष किससे संबंधित है? मात्राओं से, एक ही शब्द या शब्द समूह का दोहरे अर्थ में प्रयोग, ध्वनि अनुरूपता या केवल छंद। ठीक है, तो अगर एक ही शब्द को हम कई अर्थ में, दोहरे अर्थ में अगर उसका प्रयोग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं श्लेष अलंकार। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, उपमान और उपमेय किसमें विभक्त होते हैं? यह दृष्टिकोण मुख्यतः किस अलंकार वर्ग में आता है? उपमान और उपमेय, जैसे कि अलंकार दो तरीके के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो ऑप्शन दे रखा है इस प्रकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, मात्रालंकार या उपमा वर्ग किस वर्ग में आता है? उपमेय उपमान जो होते हैं वो किस में आते हैं? अर्थालंकार में। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है यमक और यजुति में क्या मुख्य अंतर है? यमक और यजुति में मुख्य अंतर बताना है।
दोनों समान हैं। यमक में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ, यजुति में ध्वनि विनाशक पर बल होता है। यमक शब्द आधारित होता है जबकि यजुति मात्रक पर कोई अंतर नहीं। तो जो यमक शब्द होता है वो शब्द से भिन्न उसका अर्थ होता है, यजुति में ध्वनि विनाशक बल होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी ये आपके लिए डिफरेंट क्वेश्चन रहा होगा, तो आप इसको आई थिंक याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अलंकार का उपयोग केवल काव्य में होता है यह कथन सही है गलत है? तो अलंकार का प्रयोग काव्य में ही नहीं होता और कई जगह होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये गलत है कथन। ठीक है। तो यूपीएससी में से कथन वाले भी क्वेश्चंस आते हैं और भी एग्जाम्स में भी आते हैं, तो उससे मैंने रिलेटेड ये ले रखा था। 16वां प्रश्न, तुम्हारी मुस्कान सवेरे की धूप सी है, यह और किस अलंकार का सही रचनात्मक नाम है? ठीक है ना। किस अलंकार के बारे में सही कह रहा है कि ये तुम्हारी मुस्कान सवेरे की धूप जैसी है। अगर हम किसी को धूप जैसी बता रहे हैं, उसका समानता दिखा रहे हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपमा। वो जो हमारे ये ऑप्शन में दिया है वो करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, वह परिंदों का सरदार है, उपरोक्त वाक्य में अलंकार किस आधार पर कहा जा सकता है? रूपक, उपमा, यमक या अनुप्रास? वह परिंदों का सरदार है, तो हमने बता दिया कि स्पष्ट कर दिया वो क्या है, परिंदों का सरदार। तो हमने रूप दे दिया उसका, तो रूपक इज दी करेक्ट आंसर। 17वां, अलंकार शास्त्र में व्यतिरेक किसे कहते हैं? शब्द की पुनरावृत्ति को, अर्थ की अतिशयोक्ति या विरोधाभास को, मात्राओं का विरोध को, या फिर उपमा चिन्ह का अभाव? तो अर्थ में व्यतिरेक जो कहलाता है वह होता है अर्थ में अतिशयोक्ति बढ़ा देना। ठीक है ना, बढ़ा चढ़ा के कह देना, उसको ही हम कहते हैं व्यतिरेक। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पे। अनुप्रास के किस प्रकार के प्रारंभिक अक्षर या ध्वनि दोहराव प्रमुख होते हैं? तो ऑप्शन ए है समूपमा, आंदोलन, आभास या अनुप्रास। अनुप्रास का सामान्य रूप। ठीक है ना। तो ये जो होता है अक्षर और ध्वनि दोहराव प्रमुख होता है, उसमें होता है अनुप्रास में। ठीक है ना, जो कि एक सामान्य रूप है, एलिट्रेशन है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और आखिरी सवाल, हिंदी साहित्य में अलंकार शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? तो हिंदी साहित्य में अलंकार शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? जैसे ये ऑप्शन है देखिए, भाषा विन्यास को कठिन बनाना, भाव अभिव्यक्ति को सौंदर्यवान बनाना, केवल छंद का अध्ययन, पाठक को भ्रमित करना। तो अलंकार की जो होती है वो सौंदर्य बढ़ाने के लिए होती है, उसको और आकर्षक बढ़ाने के लिए होती है। तो बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। अब आपका फेवरेट, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, वन लाइनर डोज फटाक करेंगे, तुरंत दो झट हम भी ऑप्शंस क्लियर करते जाते हैं। देखो लिखा है तुम चांद सी हुई, हमने लिख दिया कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। राम सागर समान गंभीर है, अगर हम किसी को समान कह रहे हैं तो उसकी हम तुलना कर रहे हैं, समानता बना रहे हैं, तो समानता किसमें है? उपमा अलंकार। बी इज दी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं, हृदय में जलती अग्नि, ये किस अलंकार का उदाहरण है? रूपक, उपमा, अनुप्रास, यमक। हृदय में अग्नि जल रही है, तो हम उसको हृदय को किस प्रकार बना रहे हैं? अग्नि की तरह दिखा दिया, तो रूप दे दिया हमने। तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट फास्ट थोड़ा सा, बट मज़ा आ जाएगा आपको। नयन धीरे भरे, अधर बिसरे, इनमें कौन सा अलंकार है? और
मेरा विश्वास है कि ऐसे ही डेली हर एक टॉपिक्स पे एक एक दिन पे हर एक टॉपिक्स में वीडियो लेके आऊँगा। हमने अभी 2-3 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर रखा है, उसका वीडियो अपलोडेड है और ये भी जो है अपलोडेड हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग अलग सा और टॉपिक लेंगे हिंदी का, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये है अनुप्रास अलंकार, इसमें श्लेष अंग है, यमक है, मानवीकरण है। आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसमें न की आवृत्ति बार बार हो रही है ना, तो ये कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पंख के उड़ना, यह कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, व्यक्तिरेक, या विरोधाभाष्य, या उत्प्रेक्षा। तो पंख ही नहीं है तो उड़ेगा कैसे? तो हम ये विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्ट बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। सागर रो उठा, यह किस अलंकार का उदाहरण है? मानवीकरण, रूपक, अनुप्रास, या फिर श्लेष। तो सागर कभी रोता है क्या? रो ही नहीं सकता। तो हमने ये बना लिया, बनावटी चीज़ को हम कहते हैं मानवीकरण अलंकार। ठीक है ना, जो मानव द्वारा बनाया गया हो, निर्मित है, मतलब कि उनकी तरह। जल 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 उठा, इसमें कौन सा लगे? एक है जल मतलब जल, जल मतलब है जैसा, और एक मतलब है आग। तो एक ही शब्द के कई अर्थ हैं, तो ये कई अर्थ होते हैं। तो यमक, अनुप्रास, रूपक या उपमा, तो एक ही शब्द के जब कई अर्थ होते हैं तो वो होता है यमक अलंकार। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। लिखा है कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही आप लोग को सीखना यूपीएसआई के लिए। या आप अपना कर्म करते रहें और फल की चिंता ना करें। कहीं से भी आपको टेस्ट मिला, आप लगाइए, मेरे चैनल पे, किसी और चैनल पे, बट ये टेस्ट आप जो भी लोग कंडक्ट कर रहे हो, कम से कम अपना उत्तर ज़रूर कमेंट करें। तो फल चिंता आप ना करें, ज़रूर आप बन जाएंगे। मेरा आशीर्वाद है आपके साथ, तो प्रार्थना भी है। तो कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, यहाँ कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, विश्लेष, उत्प्रेक्षा, या तद्यर्थ। तो जब बेसिकली ये होता है कि लोग जो काम करते हैं तो फल की चिंता करते हैं, तो ये दोनों बातें अलंकार के तौर पे एक विरोधाभास प्रकट कर रही है। ठीक है ना, कि हम काम भी कर रहे हैं और एक व्यक्ति के हिसाब से कि हम उसकी चिंता भी न करके मुझे अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा। तो अलंकार के हिसाब से तो उत्तर तो ए है। ठीक है ना, विरोधाभास से। बट आप लोग कर्म करिए, अच्छा फल जरूर सही मिलेगा। अच्छा, उनकी आंखें कमल है, तो आँख को ही हमने क्या कह दिया? कमल। तो जब ऐसे अलंकार जिसमें हम किसी चीज़ को रूप दे ही देते हैं, उसे हम कहते हैं रूपक अलंकार। ठीक है, और ये रहा आज इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, दिन में तारे दिखाना किस अलंकार का उदाहरण है? तो दिन में तारे कभी हमने देखे नहीं है, दिखता भी नहीं है। और क्यों नहीं दिखता, उसका साइंटिफिक रीज़न भी है, और बट ये मुहावरे के तौर पे है। तो जब भी हम ऐसी चीज़ कहें जो संभव नहीं है, बढ़ा चढ़ा के हम कहते हैं, तो उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। तो थैंक यू एवरीवन, ये रहा लास्ट स्लाइड। तो थैंक यू एवरीवन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है ना, सिलेक्शन सूत्रा है, सिलेक्शन सूत्रा का सब जुड़ जाएं, और अच्छे ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को फॉलो कर लें। और हाँ, अपने स्कोर जो है ना वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि आपने कितना कंप्लीट किया है। सब यूपी पीसीएस लेवल के भी क्वेश्चंस मैंने इसमें ले रखा था, ठीक है ना, उससे हिंदी से। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा अगर कहेंगे तो लेवल अप कर देंगे या फिर थोड़ा डाउन कर देंगे। ठीक है ना, जैसा भी आप कमेंट करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।